खबर आई है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बड़े बदलाव की। दरअसल हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और दिवंगत अभिनेत्री नरगिस दत्त के नामों को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से हटा दिया है। दरअसल मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति की सिफारिशों के आधार पर और भी कई अन्य बदलावों की घोषणा की गई है। बदलावों का मकसद सम्मानों को तर्कसंगत बनाना बताया जा रहा है। आइए समझते हैं क्या है पूरी खबर। जो बदलाव किया गया है उसको आप एग्जाम्पल से समझिए। अब किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार को अब केवल निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म कहा जाएगा। आपको बता दें कि 28वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1980 के दौरान इंदिरा गांधी का नाम इस पुरस्कार से जोड़ा गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार को अब राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कहा जाएगा। नरगिस दत्त का नाम 1965 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के 13वें संस्करण के दौरान जोड़ा गया था। आपको याद होगा कि पिछले साल 2021 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के 69वें संस्करण में विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स ने नरगिस दत्त पुरस्कार जीता था, जबकि इंदिरा गांधी पुरस्कार विष्णु मोहन की उनकी मलयालम फिल्म मेप्पडियन के लिए मिला था। हालिया बदलाव में पुरस्कारों के लिए दी जाने वाली राशि को भी संशोधित किया गया है। उदाहरण के लिए सिनेमा के क्षेत्र में जीवन भर के योगदान के लिए दिए जाने वाले दादा साहब फाल्के पुरस्कार की पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। स्वर्ण कमल और रजत कमल पुरस्कारों के लिए पुरस्कार राशि को क्रमशः 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है, जबकि पहले नकद पुरस्कार 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में थे। इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म और सर्वश्रेष्ठ स्पेशल इफेक्ट्स के पुरस्कारों के लिए एक नई कैटेगरी बनाई गई है। इसको अब सर्वश्रेष्ठ AVGC यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स फिल्म कहा जाएगा। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट के लिए एक नई श्रेणी की भी शुरुआत की गई है। इसी के साथ संविधान की अनुसूची 8 में निर्दिष्ट प्रत्येक भाषा में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के पुरस्कार का नाम बदलकर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कर दिया गया है। चलिए ये भी जानते हैं कि इन परिवर्तनों के पीछे कौन सी समिति है। जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि नए नियम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा सम्मानों को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से गठित एक समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू हुए हैं। समिति की अध्यक्षता सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नीरजा शेखर ने की और इसमें फिल्म निर्माता प्रियदर्शन और विपुल अमृतलाल शाह, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमुख प्रसून जोशी, साथ ही INB यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव पृथुल कुमार भी शामिल थे। आइए अब थोड़ी सी चर्चा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की भी कर लेते हैं। ये पुरस्कार पहली बार 1954 में भारत सरकार द्वारा भारतीय कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए और राष्ट्रीय स्तर पर भारत भर में बनी फिल्मों को सम्मानित करने के मकसद से प्रदान किए गए थे। 1973 से फिल्म समारोह निदेशालय ने हर साल इस समारोह का संचालन किया है। वहीं जूरी की नियुक्ति फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा की जाती है। आपको बता दें, नियमों की एक सूची हर साल नियमों के एक दस्तावेज में प्रस्तुत की जाती है, जिसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विनियम के रूप में जाना जाता है। पात्रता के मानदंड में भी कई खंड शामिल हैं और पुरस्कारों को 3 खंडों में वर्गीकृत किया गया है: फीचर फिल्में, गैर फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन। सभी विजेताओं को एक पदक, एक नकद पुरस्कार और योग्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है। कमेंट करके बताइए कि क्या सरकार का ये निर्णय वाकई समय की जरूरत थी या ये आपको राजनीति से इन्फ्लुएंस्ड फैसला लगा। मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में चेन्नई में फॉर्मूला 4 नाइट स्ट्रीट कार रेस के आयोजन पर रोक लगाने से मना कर दिया। इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार को सार्वजनिक सुरक्षा के उच्चतम स्तर पर ध्यान देने और जनता को किसी भी असुविधा से बचने जैसी कुछ शर्तों के साथ दौड़ आयोजित करने की अनुमति दे दी है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। सबसे पहले ये समझिए कि फॉर्मूला 4 रेसिंग है क्या। देखिए, रेसिंग में अगर फॉर्मूला शब्द का यूज होता है तो इसका मतलब कोई ट्रिगोनोमेट्री या केमिस्ट्री या फिजिक्स का फॉर्मूला नहीं होता, बल्कि फॉर्मूला का मतलब होता है रेस के सेट ऑफ रूल्स। मतलब रेस से रिलेटेड नियमों का एक सेट तैयार किया जाता है जिसे फॉर्मूला कहते हैं। फॉर्मूला 1 के कुछ अलग नियम होंगे और इसी प्रकार फॉर्मूला 4 के कुछ अलग नियम होंगे। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला किस चीज से रिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल से समझिए कि फॉर्मूला 4 में एक तय स्पेसिफिकेशन का इंजन ही कार में उपयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने टाटा नैनो खरीदी और चल पड़े रेस करने।
एक योग्य FIA फॉर्मूला 4 इंजन बनने के लिए इंजन को होमोलॉगेशन आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि FIA फॉर्मूला 4 इंजन को कम से कम 10,000 किलोमीटर तक चलना चाहिए और अधिकतम खरीद मूल्य 9,500 यूरो होना चाहिए। FIA फॉर्मूला 4 तकनीकी नियमों के अनुसार केवल 4 सिलेंडर इंजन की अनुमति है। सामान्य रूप से एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज दोनों इंजनों का यूज किया जा सकता है। पावर आउटपुट को 160 bhp पर सीमित किया गया है, लेकिन इंजन डिस्प्लेसमेंट असीमित तय किया गया है। इसी प्रकार कार की हाइट कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, इन सब चीजों से ट्रैक की डिजाइन तक सब कुछ नियमों के तहत ही किया जाता है। देखिए, फॉर्मूला 4 को FIA फॉर्मूला 4 या FIA F4 भी कहा जाता है। यह जूनियर ड्राइवरों के लिए एक ओपन व्हील रेसिंग कार कैटेगरी है। मतलब यह हुआ कि युवा ड्राइवरों के लिए प्रवेश स्तर की कैटेगरी बनाई गई है। फॉर्मूला 4 रेसिंग बेसिकली कार्ट रेसिंग और फॉर्मूला 3 रेस के बीच के अंतर को पाटने के लिए बनाई गई थी। ये कैटेगरी फेडरेशन इंटरनेशनल डी ऑटोमोबाइल द्वारा यानी FIA द्वारा मार्च 2013 में बनाई गई थी। FIA मोटर स्पोर्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंजूरी और प्रशासनिक निकाय है। अब यही फॉर्मूला 4 रेसिंग चेन्नई में आयोजित की जानी थी। तमिलनाडु सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी यानी रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर चेन्नई फॉर्मूला 4 रेसिंग सर्किट की योजना बनाई थी। ये रेसिंग सर्किट आइलैंड ग्राउंड्स, विक्ट्री वॉर मेमोरियल, नेपियर ब्रिज, शिवानंद सलाई और माउंट रोड तक फैला हुआ 3.7 किलोमीटर का सर्किट है। ओरिजिनली यह रेस पिछले साल दिसंबर में होनी थी, लेकिन मिचोंग साइक्लोन के कारण उस समय इसे स्थगित करना पड़ा था। साइक्लोन मिचोंग के कारण 3 और 4 दिसंबर को जबरदस्त बारिश हुई थी। इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और तत्काल राहत प्रयासों की जरूरत पड़ी। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने बचाव और पुनर्वास को प्राथमिकता दी और RPPL से रेस को रीशेड्यूल करने का अनुरोध किया। अब समझते हैं कि हालिया मामला क्या था। दरअसल इस रेस को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी। देखिए, इस रेस सर्किट की लोकेशन के पास में ही मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, जो कि सरकारी अस्पताल है, जिसको मद्रास मेडिकल कॉलेज कहते हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह दलील दी कि तेज गति वाली फॉर्मूला रेस कारें भारी मात्रा में शोर पैदा करेंगी, जिससे अस्पताल के मरीजों को असुविधा होगी। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने सारी दलीलों को दरकिनार कर दिया और रेस आयोजकों से कहा कि रेस सर्किट के चारों ओर पर्याप्त संख्या में साउंड बैरियर लगाइए। इसके साथ न्यायाधीशों ने यह भी आदेश दिया कि रेस के दौरान दर्शकों की सुरक्षा के लिए सभी दर्शकों को आवश्यक सेफ्टी गियर भी प्रोवाइड कराया जाए। कमेंट करके बताइए कि हाई कोर्ट की ऐसी रेस पर निर्णय सही है या फिर गलत। हाल ही में इसरो का नॉटी बॉय चर्चा में आया। ये नॉटी बॉय और कोई नहीं है बल्कि इसरो का जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसरो के अधिकारियों ने कहा कि नॉटी बॉय कहा जाने वाला GSLV अब परिपक्व होकर एक अत्यंत आज्ञाकारी और अनुशासित लड़का बन गया है। तो चलिए समझते हैं GSLV की इमेज एक नॉटी बॉय की कैसे बनी और अब GSLV से क्या उम्मीदें की जा रही हैं। दरअसल हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक नई पीढ़ी के मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च किया। इनसैट 3DS का मकसद है पृथ्वी की सतह, वायुमंडल, महासागरों और पर्यावरण की उन्नत निगरानी करना। ऐसा नहीं है कि यह इसरो का कोई पहला मौसम उपग्रह है। देखिए, अंतरिक्ष में ऑलरेडी इनसैट 3D और इनसैट 3DR मौसम उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन हाल ही में लॉन्च किया गया इनसैट 3DS मौजूदा दोनों उपग्रहों की क्षमताओं को बढ़ाएगा और भारत की मौसम और जलवायु भविष्यवाणी सेवाओं, प्रारंभिक चेतावनियों और आपदा प्रबंधन सेवाओं को बढ़ावा देगा। लेकिन मजे की बात यह है कि इस बार की लॉन्चिंग में उपग्रह से ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था लॉन्चिंग व्हीकल यानी रॉकेट। आपको बता दें, इनसैट 3DS उपग्रह अपनी भूस्थैतिक कक्षा तक पहुंचने के लिए GSLV F14 रॉकेट पर सवार हुआ था। इसरो के पास सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए बेसिकली 3 तरह के रॉकेट हैं। ये हैं GSLV, PSLV और LVM-3। ध्यान दीजिए कि LVM-3 को पहले GSLV Mk3 कहा जाता था। अब थोड़ा नजर इनकी परफॉर्मेंस पर डालते हैं। 17 फरवरी 2024 तक GSLV रॉकेटों ने 16 बार उड़ान भरी। इनमें से 10 उड़ान सफल रही हैं, 2 आंशिक विफल हुई और 4 पूरी तरह से विफल। GSLV की सबसे हालिया विफलता अगस्त 2021 में देखी गई थी, जब यह भाई साहब पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-3 को अंतरिक्ष में ले जाने का प्रयास कर रहे थे। उड़ान के 5 मिनट बाद ही यह निर्धारित रास्ते से भटक गए और अंडमान सागर में मुंह के बल जाकर गिर पड़े। यह ऐसा रिकॉर्ड है जो किसी भी रॉकेट के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता।
जैसे इसरो के पीएसएलवी को ही ले लीजिए। पीएसएलवी का इसरो ने सबसे अधिक बार उपयोग किया है और ये अपनी 60 उड़ानों में केवल 2 बार ही विफल हुआ। वहीं एलवीएम रॉकेट 7 बार उड़ान भर चुका है और कभी भी विफल नहीं हुआ है। अपनी इसी परफॉर्मेंस की वजह से जीएसएलवी को नॉटी बॉय के रूप में जाना जाता है। अब ये भी समझते हैं कि जीएसएलवी में क्या समस्याएं थीं और ये इतनी बार फेल क्यों हुआ। देखिए, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी जीएसएलवी एक अधिक शक्तिशाली रॉकेट है जो भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में अधिक ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। यह भूस्थैतिक कक्षाओं में 2200 केजी से अधिक और निचली पृथ्वी कक्षाओं में 6000 केजी से अधिक वजन ले जा सकता है। यह उपग्रहों व अन्य अंतरिक्ष वस्तुओं को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है। इसीलिए जीएसएलवी को संचार उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक और फैक्ट जानते हैं, जीएसएलवी के पहले चरण में ठोस ईंधन और दूसरे चरण में लिक्विड ईंधन का प्रयोग होता है। इसके बाद तीसरा चरण होता है जिसे CUS यानी क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहते हैं। यही क्रायोजेनिक अपर स्टेज जीएसएलवी के सफेद दामन में एक कलंक की तरह लगा हुआ है। दरअसल जीएसएलवी एक क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करता है और जीएसएलवी की समस्याएं मुख्य रूप से क्रायोजेनिक इंजन के साथ ही जुड़ी हुई हैं। पहले तो ये समझते हैं कि क्रायोजेनिक्स क्या है। क्रायोजेनिक्स बहुत कम तापमान पर तत्वों के व्यवहार से संबंधित विज्ञान है। क्रायोजेनिक इंजन मुख्य ईंधन के रूप में तरल हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। हालांकि यह केवल बहुत कम तापमान पर यानी 0 से लगभग 250 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही तरल अवस्था में आता है। अब इस ईंधन को जलाने के लिए जिस ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो भी तरल रूप में होना चाहिए और ऑक्सीजन 0 से लगभग 90 डिग्री सेल्सियस नीचे तरल अवस्था में होती है। बस इसी स्टेज में कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण क्रायोजेनिक अपर स्टेज विफल हो जाता है, जिसके कारण जीएसएलवी का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा खराब हो चुका है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई सालों के अनुसंधान और विकास के परिणाम स्वरूप भारत अपना क्रायोजेनिक इंजन भी विकसित करने में कामयाब रहा है। इस इंजन का डिजाइन पूरी तरह से भारतीय है, जिसे इसरो द्वारा विकसित किया गया है और यह ईंधन जलाने के लिए एक अलग प्रक्रिया का उपयोग करता है। तुलना की जाए तो यह एरियन रॉकेट के डिजाइन के बहुत करीब है, जिसका उपयोग इसरो द्वारा कुछ साल पहले तक अपने भारी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए किया जाता था। हालांकि यह स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक इंजन LVM-3 में तैनात किया गया है, जो इसरो का अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, जिसने चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशनों को अंजाम दिया। LVM-3 ने अब तक बिना किसी विफलता के 7 उड़ानें भरी हैं। कहा जा सकता है कि PSLV की तरह इसरो के वैज्ञानिकों ने इस घरेलू क्रायोजेनिक तकनीक पर बेहतर पकड़ बना ली है। फिलहाल हाल ही में हुए GSLV के सफल प्रक्षेपण ने कुछ समय के लिए GSLV रॉकेट पर लगे सवालिया निशान हटा दिए हैं, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद इसका एक और महत्वपूर्ण टेस्ट होने वाला है। कुछ दिनों बाद GSLV निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह को ले जाने वाला है। निसार इसरो और नासा के बीच अपनी तरह का पहला सहयोग है, जो GSLV के लिए अब तक का सबसे प्रतिष्ठित मिशन साबित होगा। हाल ही में खबर आई है कि ब्यूबोनिक प्लेग वापस आ गया है। दरअसल हाल ही में अमेरिका के ओरेगन में स्वास्थ्य अधिकारियों ने राज्य में ब्यूबोनिक प्लेग के पहले मामले की पुष्टि की। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार व्यक्ति को संभवतः एक बीमार पालतू बिल्ली से ये बीमारी ट्रांसफर हो गई है, लेकिन अच्छा ये हुआ कि इस बीमारी का तुरंत पता चल गया और व्यक्ति को इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स दे दिए गए। व्यक्ति और बिल्ली के संपर्क में आए लोगों को भी उपचार प्रोवाइड करवा दिया गया है। लेकिन आप यहाँ ब्यूबोनिक प्लेग को हल्के में मत लीजिएगा। ब्यूबोनिक प्लेग 1346 और 1353 के बीच पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और यूरोप में फैला था। ये वो बीमारी है जिससे 1346 और 1353 के बीच यूरोप में 50 मिलियन लोग मारे गए। 14वीं शताब्दी में इस महामारी के कारण होने वाली जनसांख्यिकीय तबाही के कारण इसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ब्यूबोनिक प्लेग क्या है। देखिए, ब्यूबोनिक प्लेग एक जूनोटिक बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस के कारण होता है। यह जानवरों और लोगों के बीच फैल सकता है। यर्सीनिया पेस्टिस आमतौर पर छोटे जानवरों और उनके पिस्सू में पाया जाता है। इस रोग के लक्षण क्या हैं? प्लेग में लक्षण कई तरह से दिख सकते हैं। ब्यूबोनिक प्लेग विशेष रूप से उन मामलों को कहा जाता है जहां बैक्टीरिया लिम्फ नोड्स में प्रवेश कर जाते हैं। इससे बुखार, सिरदर्द, कमजोरी और लिम्फ नोड्स की दर्दनाक सूजन होती है और यह आमतौर पर संक्रमित पिस्सू के काटने से होता है। यदि बैक्टीरिया रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है तो सेप्टिसेमिक प्लेग होता है। यह अक्सर इलाज न किए गए ब्यूबोनिक प्लेग के बाद होता है। इसमें और अधिक गंभीर लक्षणों को देखा जा सकता है, लेकिन इन सब में न्यूमोनिक प्लेग सबसे खतरनाक है। जैसा कि नाम से पता चलता है,
ये तब होता है जब बैक्टीरिया फेफड़ों में प्रवेश कर जाए और इसमें निमोनिया भी हो जाता है। ये बहुत घातक है क्योंकि अगर इलाज न किया जाए तो इससे जान से हाथ धोने की काफी संभावना होती है। यह प्लेग का एकमात्र रूप है जो संक्रामक बूंदों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, जो इसे सबसे अधिक संक्रामक भी बनाता है। ब्लैक डेथ के साथ एक और सवाल आता है। यह सवाल है कि क्या वास्तव में ये उत्पन्न कहां से हुआ। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने सदियों से इतिहासकारों को परेशान किया है, लेकिन कुछ साल पहले शोधकर्ताओं ने दावा किया कि यह बीमारी आधुनिक उत्तरी किर्गिस्तान में 1338 से 1339 के आसपास उत्पन्न हुई थी, मतलब दुनिया के बड़े हिस्से को तबाह करने से लगभग 7-8 साल पहले। एक और सवाल आपके मन में आया होगा कि क्या आपको ब्लैक डेथ के बारे में चिंतित होना चाहिए। जवाब है बिल्कुल नहीं। डॉक्टरों को यह उम्मीद नहीं है कि यह बीमारी ओरेगोन से कहीं आगे फैलेगी या इंसानों में किसी मौत का कारण बनेगी। आज हर साल दुनिया भर में प्लेग के कुछ हजार मामले सामने आते हैं, जिनमें से ज्यादातर मेडागास्कर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और पेरू में आते हैं। इनकी मृत्यु दर लगभग 11% है। इतनी कम मृत्यु दर का कारण आधुनिक एंटीबायोटिक्स हैं, जो यर्सीनिया पेस्टिस द्वारा उत्पन्न खतरे से निपटने में काफी सक्षम हैं। प्लेग के सभी रूपों का इलाज सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं से किया जा सकता है और शुरुआती उपचार से ही बचने की संभावना में काफी सुधार होता है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, GSLV Mark II के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह चौथी पीढ़ी का 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है जिसमें 4 तरल स्ट्रैप ऑन है। स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक उच्च चरण GSLV Mark II का तीसरा चरण है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट प्रोब को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए किन 2 अंतरिक्ष एजेंसीज ने हाथ मिलाया है। नासा और जाक्सा, नासा और इसरो, इसरो और ESA या फिर नासा और ESA। आइए देखें पिछले बुलेटिन में क्या सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनसैट 3DS सैटेलाइट को PSLV F-14 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। यह एक हाईटेक वेदर सैटेलाइट है। इसका उद्देश्य मौसम की भविष्यवाणी और आपदा चेतावनियों में मदद करना है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना था। 1, 2, 3 सही हैं, 2, 3 सही हैं, 1 और 3 सही हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी। दूसरा सवाल पूछा गया था, ग्रीन हाइड्रोजन आधारित दुनिया का पहला एयरपोर्ट है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट या फिर चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सही जवाब है ऑप्शन सी, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में ज्ञानवापी जिन कारणों से सुर्खियों में था, वैसा ही कुछ अब भोजशाला के साथ हो रहा है। यानी भोजशाला में पूजा होगी या नमाज अता की जाएगी, इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया है। आपको बता दें कि भोजशाला मध्य प्रदेश के धार जिले में है। दरअसल हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ट्रस्ट ने भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को तय करवाने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है और एक याचिका दायर की है। अब कोर्ट तय करेगा कि भोजशाला मंदिर है या फिर मस्जिद। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से मांग की है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को भोजशाला का सर्वे कराने को कहा जाए और वहां पूजा के अधिकार एक्ट का पालन कराया जाए। आपको बता दें कि कोर्ट द्वारा इसके पहले भी एक आदेश दिया गया था। आदेश में दिनों के हिसाब से तय किया गया था कि कब पूजा होगी और कब नमाज। जैसे मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज का अधिकार दिया गया है। वहीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा है कि साल 1902-3 में पुरातत्व सर्वेक्षण ऑलरेडी हो चुका है और किसी भी प्रकार के नए सर्वे की यहां जरूरत नहीं है। चलिए लगे हाथ समझते हैं पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट में क्या लिखा गया था। देखिए, ASI ने 1902-3 में भोजशाला का जो सर्वे किया था, उसकी रिपोर्ट तत्कालीन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी GS मार्शल ने बनाई थी और ASI ने हाईकोर्ट में भी यही रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट के हिसाब से रिपोर्ट कहती है कि भोजशाला के दीवारों पर प्राकृत और संस्कृत भाषा में कुल 2 पैराग्राफ में 82 लाइनें लिखी हुई हैं। इनमें भगवान विष्णु और कच्छप अवतार का जिक्र है। इसे राजा भोज और दरबारियों ने लिखा था। हालांकि रिपोर्ट में यह पता नहीं चलता या वो तारीख दर्ज नहीं है जब ये सब लिखा गया था। अन्य परमार कालीन राजाओं के भी टेक्स्ट भोजशाला के दीवारों पर दिखाई देते हैं। आइए अब थोड़ा इतिहास में और गोता लगाएं और परमार वंश, राजा भोज और भोजशाला के बारे में कुछ समझ लिया जाए। देखिए, जब 8वीं सदी खत्म हो रही थी और 9वीं सदी शुरू हो रही थी, तब मध्य प्रदेश के मालवा में एक नए राजवंश का उदय हो रहा था। यह राजवंश परमार राजवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
परमार वंश के संस्थापक की बात करें तो इनका नाम उपेंद्र है। ये बेसिकली राष्ट्रकूट प्रतिहार वंश के सामंत थे और इनकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैनी थी। बाद में धारा नगरी को इन्होंने राजधानी बनाया। इन्होंने 791 से लेकर 818 ईस्वी तक शासन किया। उपेंद्र के बाद परमार शासकों में सियक द्वितीय, वाकपति मुंज, सिंधुराज जैसे धुरंधरों का नाम आता है। और हमारी आज की कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है राजा भोज। इन्हीं सिंधुराज के पुत्र थे वो। राजा भोज मध्यकालीन इतिहास के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। राजा भोज ने 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक इस क्षेत्र में शासन किया और इनको परमार वंश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे बेहतरीन शासकों में गिना जाता है। देखिए, अगर इतिहास में सबसे अच्छे शासकों की खूबियों की बात की जाएगी तो जाहिर तौर पर कुछ बातें सामने आती हैं, जैसे शासक ने युद्ध जीते हों और अपने साम्राज्य का विस्तार किया हो, इसके साथ ही आम जनता के लिए भी अच्छे कार्य किए हों। यानी शासक निर्माणकर्ता हो, संरक्षक हो और बाहुबली तो हो ही। राजा भोज इन सभी पैमानों पर खरे उतरते हैं। निर्माणकर्ता के रूप में देखें तो राजा भोज ने भोजपुर शहर की स्थापना की। यहीं पर प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसी शिव मंदिर को मध्य भारत का सोमनाथ कहते हैं। राजा भोज ने धार में संस्कृत की पढ़ाई लिखाई के लिए विद्यालय की स्थापना की, जिसे भोजशाला कहा जाता है। यहाँ सरस्वती देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। राजा भोज ने भोपाल में भोजताल का भी निर्माण करवाया था। राजा भोज के द्वारा ही एक विशाल बांध का निर्माण कराया गया था, जिसको साइक्लोपियन बांध कहा जाता था। बाद में इसी बांध को मालवा के शासक होशंग शाह ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद ही राजा भोज ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन मंदिर का भी निर्माण करवाया था। वहीं अगर संरक्षक के रूप में राजा भोज को तौलें तो राजा भोज को शौर्य, काव्य, ललित कलाओं के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित और व्याकरण जैसे विषयों पर लगभग 23 ग्रंथों की रचना की है। इनमें से खास हैं समरांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, विद्या विनोद इत्यादि। युक्ति कल्प तरु नामक ग्रंथ में वास्तुशास्त्र के साथ साथ कई वैज्ञानिक यंत्रों और इनके उपयोग का जिक्र मिलता है। राजा भोज के दरबार में धनपाल और उवत जैसे विद्वानों को संरक्षण भी प्राप्त था। अब बात करते हैं राजा भोज के तीसरे पक्ष की, यानी कि बाहुबल की। राजा भोज ने गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद अपने चाचा मुंज का बदला लेने के लिए कल्याणी के चालुक्य वंश पर आक्रमण किया। भोज ने शिलाहार के काशीदेव को हराकर कोंकण को जीत लिया था। उड़ीसा में महानदी के तट पर स्थित आदिनगर के शासक इंद्रथ को भी हरा दिया था। राजा भोज ने त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक गांगेय देव को भी हराया था और इसी जीत के साथ भारत को एक कहावत भी मिली। कहावत है, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। लेकिन इस महान शासक का अंतिम समय कुछ अच्छा नहीं था। जीवन के अंतिम दिनों में चालुक्य शासक भीम और कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण ने मालवा पर दो तरफा हमला किया। धारा नगरी तहस नहस हो गई और संघर्ष के दौरान राजा भोज मारे गए थे। इस बार ठंडियों में उत्तर, पश्चिम और दक्षिण भारत की हवा की बेहद खराब क्वालिटी ने कई लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें पैदा कर दी थी। सबने अलग अलग फैक्टर्स पर ठीकरा फोड़ा। किसी ने पटाखों और पराली को दोषी ठहराया, किसी ने कल कारखाने और गाड़ियों पर आरोप मढ़ा और किसी ने सरकार को भी नहीं छोड़ा। लेकिन इस बार वैज्ञानिक कुछ नया लेकर आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि वैज्ञानिकों ने भारतीय शहरों में वायु गुणवत्ता को अल्नीनो और लानीना घटना से जोड़ा है। ये वैज्ञानिक हैं बेंगलुरु स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज और पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के। भारतीय शोधकर्ताओं के इस नए अध्ययन में अब बताया गया है कि देश में हवा की गुणवत्ता भी 2 मौसमी घटनाओं से प्रभावित हो सकती है। शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में तर्क दिया गया है कि 2022 की सर्दियों में कुछ भारतीय शहरों में असामान्य वायु गुणवत्ता को उस समय प्रचलित लानीना के रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पेल के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आइए पहले समझते हैं कि ठंडियों और वायु प्रदूषण का संबंध भारत में कैसा है। देखिए, अक्टूबर से जनवरी के दौरान उत्तर भारतीय क्षेत्रों, खासतौर पर एनसीआर में PM 2.5 की बहुत अधिक सांद्रता देखी जाती है। PM 2.5 की बहुत अधिक सांद्रता का कारण विभिन्न प्रकार के मौसम संबंधी कारक हैं, जैसे तापमान, नमी, हवा में भारीपन, हवा की गति और दिशा। ये सब वायुमंडल के निचले स्तरों में प्रदूषकों को फंसाने में भूमिका निभाते हैं। ये कारक अन्य क्षेत्रों से प्रदूषकों, खासतौर पर पंजाब और हरियाणा में कृषि अपशिष्ट यानी पराली जलाने से पैदा हुए प्रदूषकों को दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ले जाने के लिए भी जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर देश के पश्चिम और दक्षिण भागों की बात की जाए तो ये हिस्से महासागरों के पास स्थित हैं और इन हिस्सों में
महासागरों के पास में होने के कारण प्रदूषण का स्तर हमेशा अपेक्षाकृत कम रहा है। हालांकि 2022 की सर्दियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया। क्या था ये बदलाव? ये बदलाव था दिल्ली सहित उत्तरी भारतीय शहर सामान्य से अधिक स्वच्छ थे, जबकि पश्चिम और दक्षिण के मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में हवा की गुणवत्ता सामान्य से बदतर देखी गई। डेटा की बात करें तो सर्दियों में गाजियाबाद में PM 2.5 सांद्रता में सामान्य से लगभग 33% की कमी देखी गई, जबकि नोएडा में सांद्रता सामान्य से 28% कम थी। दिल्ली में लगभग 10% की कमी देखी गई। साथ ही मुंबई में सांद्रता 30% बढ़ गई, जबकि बेंगलुरु में 20% की वृद्धि दर्ज की गई। वैज्ञानिकों ने जब ये डेटा देखा तो इनके सर घूम गए और कान खड़े हो गए। फिर क्या था? शोधकर्ता निकल पड़े इसकी वजह तलाशने। इस खोज में वैज्ञानिकों ने सबसे पहला क्लू पकड़ा, वो था सामान्य हवा की दिशा में बदलाव। देखिए, ठंडियों के दौरान हवा आमतौर पर पंजाब से दिल्ली की ओर चलती है और थोड़ा आगे गंगा के मैदानी इलाकों तक पहुंचती है। हालांकि 2022 की सर्दियों में हवा का प्रवाह उत्तर दक्षिण दिशा में था, यानी पंजाब और हरियाणा से आने वाले प्रदूषक तत्व दिल्ली और आसपास के इलाकों को पार करते हुए राजस्थान और गुजरात से होते हुए दक्षिणी क्षेत्रों की ओर उड़ गए, यानी मुंबई और बेंगलुरु पहुंच गए। यहीं से वैज्ञानिकों को पता चला कि ऐसी असामान्यता हो न हो लानीना और एल नीनो के कारण हो रही है। ये माना जाता है कि भारत में मानसून वर्षा एल नीनो और लानीना घटनाओं से काफी प्रभावित होती है। एल नीनो और लानीना को एक लाइन में अगर समझना चाहें तो कह सकते हैं कि एल नीनो और लानीना से पूर्वी प्रशांत महासागर बारी बारी से गर्म होता है और ठंडा होता है। यह घटना दुनिया भर के मौसम को प्रभावित करती है। हाल ही में चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने और 2018 में आधार अधिनियम को बरकरार रखने के फैसले सहित कई बड़े मामलों की पृष्ठभूमि में एक फैक्टर कॉमन निकल कर आया है और वो फैक्टर है धन विधेयक। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। यह सवाल है कि यह धन विधेयक क्या होता है। यह मामला अब अदालत की 7 सदस्यीय संविधान पीठ के सामने विचाराधीन है। इस कानूनी सवाल का क्या महत्व है और यह क्यों उठा है, आइए समझते हैं। देखिए, धन विधेयक संसद द्वारा कानून बनाने के लिए एक त्वरित विकल्प प्रदान करता है। जब भी सरकार को ऐसा लगता है कि कोई बिल राज्यसभा में फंस सकता है और सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, तो सरकार ऐसे बिल को धन विधेयक घोषित करवाकर कानून बनवा देती है। आपको बता दें, अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक के रूप में पेश किए गए विधेयक को केवल लोकसभा से सहमति की आवश्यकता होती है और राज्यसभा के पास विधेयक पर विचार करने और सिफारिशों के साथ इसे वापस करने के लिए केवल 14 दिन का समय होता है। लोकसभा या तो इन सिफारिशों को स्वीकार कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है और धन विधेयक को कानून बना सकती है। वहीं अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसमें कहा गया है कि एक विधेयक को धन विधेयक के रूप में कहा जा सकता है यदि यह विशेष रूप से कुछ विषयों से संबंधित है, जैसे कराधान, भारत सरकार के वित्तीय दायित्व, भारत की समेकित निधि या आकस्मिक निधि आदि। इसमें यह भी कहा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इस पर अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष का होगा। यह मुद्दा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि संसद ने हाल ही में धन विधेयक के माध्यम से कई वित्त अधिनियम बनाए हैं, जिनमें धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, PMLA, विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जैसे कानूनों में संशोधन शामिल है। अब ये भी जानते हैं कि धन विधेयक को उच्चतम न्यायालय में कब चुनौती दी गई थी और क्या क्या तर्क दिए गए थे। देखिए, सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम 2016 को संवैधानिक ठहराया था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि आधार अधिनियम के कुछ हिस्सों को धन विधेयक के रूप में पारित किया गया था, जबकि इसमें ऐसे कई प्रावधान शामिल थे जो अनुच्छेद 110 के तहत बताए गए विषयों से संबंधित नहीं थे। इस मामले में न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने सहमति दी थी। उन्होंने कहा था कि अधिनियम का मुख्य मकसद सब्सिडी और लाभ प्रदान करना है। चूंकि इसमें भारत की संचित निधि से व्यय शामिल है, इसलिए अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित किया गया था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इस पर स्पीकर का निर्णय अंतिम होने के बावजूद न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अदालत स्पीकर के फैसले के बाद यह आकलन नहीं कर सकती कि कोई धन विधेयक अनुच्छेद 110 की शर्तों को पूरा करता है या नहीं, तो यह अदालत द्वारा संवैधानिक प्रावधानों को नजरअंदाज करने और नजरअंदाज करने की अनुमति देने के समान होगा। इस मामले में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने असहमतिपूर्ण राय दी थी। उन्होंने कहा था कि आधार अधिनियम असंवैधानिक था। उन्होंने कहा,
आधार एक्ट को मनी बिल के तौर पर पारित किया जाना संवैधानिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इन्होंने बताया कि आधार अधिनियम में विशेष रूप से बताया गया है कि आधार का उपयोग केवल पहचान के रूप में किया जा सकता है और पहचान अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा में शामिल नहीं है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि एक साधारण विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित करने से कानून निर्माण में राज्यसभा की भूमिका सीमित हो जाएगी। कमेंट करके बताइए, क्या धन विधेयक का सरकार द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है या विपक्ष द्वारा जबरदस्ती अड़ंगा लगाने की परंपरा के कारण सरकार ऐसा करती है। चलिए आगे बढ़ें। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड हर साल 1 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय तटों को सुरक्षित रखने और भारत के समुद्री क्षेत्रों में नियमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आईसीजी को औपचारिक रूप से 1 फरवरी 1977 को भारत की संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा स्थापित किया गया था। यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। इसके साथ ही भारतीय तटरक्षक बल दुनिया के चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल के रूप में जाना जाता है। लेकिन इन सब उपलब्धियों के बावजूद भारतीय तटरक्षक बल पर एक आरोप लग रहा है। आपको बता दें, 2009 के बाद से एक भी महिला इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल नहीं हुई है। इसी बात को लेकर महिला अफसर प्रियंका त्यागी ने सुप्रीम कोर्ट पर एक याचिका लगाई थी। याचिका में इंडियन कोस्ट गार्ड में महिलाओं के स्थायी कमीशन की मांग की गई है। मामले पर डीवाई चंद्रचूड़ सहित 3 जजों की पीठ सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय तटरक्षक बल में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन न देने को लेकर केंद्र सरकार को तगड़ी डांट लगाई है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या कोस्ट गार्ड में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाता है। इस पर जवाब मिला कि सिर्फ 10% को ही दिया जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया और सवाल पूछा कि क्या महिलाएं कमतर इंसान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सेना और नौसेना महिलाओं को स्थायी कमीशन दे रही है तो कोस्ट गार्ड ऐसा क्यों नहीं कर रहा। बेंच ने यहां तक कह दिया कि सरकार नारी शक्ति की बात तो खूब करती है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सरकार को इसको साबित करके दिखाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा कि सरकार इतनी पितृसत्तात्मक सोच क्यों रख रही है और कोर्ट ने सरकार से जल्द ही एक जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी लेकर आने को कह दिया है ताकि महिलाओं को समानता का अधिकार मिल सके। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बबीता पुनिया मामले का भी जिक्र किया। दरअसल 2020 के बबीता पुनिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी अपने पुरुष समकक्षों के समान स्थायी कमीशन की हकदार हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। अनुच्छेद 109 में, अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 111 में या फिर अनुच्छेद 112 में। अगला सवाल है, मध्यकालीन ग्रंथ युक्ति कल्पतरु के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस ग्रंथ में वास्तुशास्त्र के साथ साथ कई वैज्ञानिक यंत्रों और इसके उपयोग का जिक्र मिलता है। इस ग्रंथ को राजा भोज द्वारा लिखा गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, कोई भी सही नहीं है। अब आइए देखें पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, भूत तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क 2 GSLV मार्क 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह चौथी पीढ़ी का 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है जिसमें 4 तरल स्ट्रैप ऑन है। स्वदेशी रूप से विकसित फ्लाइट प्रोवेन क्रायोजेनिक उच्च चरण GSLV मार्क 2 का तीसरा चरण है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, कोई भी सही नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो सही है। अगला है, दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट प्रोब को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए किन 2 अंतरिक्ष एजेंसीज ने हाथ मिलाया है। नासा और जाक्सा, नासा और इसरो, इसरो और ईएसए या फिर नासा और ईएसए। सही जवाब है ऑप्शन ए, नासा और जाक्सा। यतो धर्मस्ततो जया। अगर आप कभी महाभारत पढ़ेंगे तो यह संस्कृत की लाइन महाभारत में कुल 13 बार आती है। हिंदी में इसका मतलब है जहां धर्म है वहां विजय होगी। कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान एक पल ऐसा आता है जब युधिष्ठिर निराश हो जाते हैं। तब अर्जुन अपने बड़े भैया से कहते हैं ऑल इज वेल। धर्म के साथ खड़े पक्ष की जीत सुनिश्चित होती है। और भी कई मौकों पर यह संस्कृत की लाइन रिपीट होती है। अच्छा, यहाँ ये मत समझिए कि धर्म का मतलब किसी मजहब या फिर पंथ से है। यहाँ धर्म का मतलब हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई या इस्लाम से नहीं है।
भारतीय दर्शन में एक बड़े नजरिए से देखा जाए तो धर्म का अर्थ है स्व कर्तव्य पालन। अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें तो धर्म और नैतिकता कोई अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि नैतिक दायित्वों को पूरा करने को ही यहाँ धर्म कहा गया है, जैसे पुत्र धर्म, पितृधर्म, मित्र धर्म या न्याय धर्म। खास बात यह है कि यही संस्कृत की लाइन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम में भी शामिल है। आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक से दर्शन की बात क्यों होने लगी है। दरअसल हुआ ही कुछ ऐसा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक खास निर्णय में यतो धर्मस्ततो जयः लाइन को सही साबित कर दिया है। हाल ही में हुए एक मामले में न्यायालय ने पूर्ण न्याय करने और चुनावी लोकतंत्र की पवित्रता की रक्षा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग किया। दरअसल चंडीगढ़ के मेयर के लिए 30 जनवरी को चुनाव हुए थे। देखिए, ये मेयर का चुनाव महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें पहली बार बीजेपी के खिलाफ आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था। इस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार थे मनोज सोनकर और आम आदमी पार्टी यानी आप कांग्रेस के उम्मीदवार थे कुलदीप कुमार टीटा। चुनाव से पहले आपके पास 13 और कांग्रेस के पास 7 पार्षदों का समर्थन था। वहीं भाजपा के पास 16 पार्षदों का समर्थन था। आपको बता दें कि चंडीगढ़ का निगम 36 सदस्यीय सदन है, तो जाहिर तौर पर यहां आप और कांग्रेस के गठबंधन की जीत तय थी। लेकिन यहीं पर पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह का किरदार अपना रंग दिखा देता है। वोटिंग होने के बाद अनिल मसीह ने जानबूझकर आप कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप कुमार टीटा के पक्ष में डाले गए 8 मतपत्रों को अमान्य करार दिया और भाजपा के सोनकर को निर्वाचित घोषित कर दिया। फिर मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह द्वारा जिन 8 वोटों को अवैध माना गया था, उनमें से प्रत्येक को वैध घोषित किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषित चुनाव परिणाम को रद्द कर दिया जाए। चलिए, इस मामले में चर्चा में रहे आर्टिकल 142 की भी बात कर लेते हैं। आर्टिकल 142 उच्चतम न्यायालय के आदेशों और साथ ही अन्वेषण आदि से संबंधित आदेशों के प्रवर्तन से रिलेटेड है। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को 2 पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने की एक अद्वितीय शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 142 का विरोध भी होता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे कोर्ट के पास मनमानी शक्ति आ जाती है। इसके लिए यह तर्क दिया गया है कि अदालत के पास व्यापक विशेष अधिकार हैं और यह पूर्ण न्याय के लिए इसका मनमाने ढंग से उपयोग या दुरुपयोग कर सकता है, क्योंकि पूर्ण न्याय शब्द की हर मामले में व्याख्या अलग अलग होती है। हालांकि 1998 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अनुच्छेद 142 के तहत दी गई शक्तियां अपनी प्रकृति में पूरक हैं और इसका उपयोग किसी मूल कानून को बदलने या खत्म करने के लिए नहीं किया जा सकता। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने पहले ही दुनिया को बता दिया है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS 2031 की शुरुआत में प्रशांत महासागर में गिर जाएगा। ISS अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन है जो पृथ्वी की निचली कक्षा में काम करता है। यह 5 अंतरिक्ष एजेंसियों का सहयोग है। ये है नासा, रोसकोस्मोस, जाक्सा, ESA और CSA। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर ऐसे बड़े अंतरिक्ष स्टेशन या उपग्रहों का गिरना कैसा होगा? अगर उपग्रह या अन्य अंतरिक्ष कबाड़ शहरों पर गिर पड़े तो क्या मंजर होगा? ऑब्वियसली ये घातक होगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर एक ऐसी जगह तय की है जो अंतरिक्ष के कबाड़ का कब्रिस्तान कहलाता है। इस जगह को पॉइंट नीमो के नाम से जानते हैं। इसे औपचारिक रूप से दक्षिण प्रशांत महासागर निर्जन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। पॉइंट नीमो दुर्गमता का समुद्री ध्रुव है। यह पृथ्वी पर किसी भी लैंड से इतना दूर है कि इसके पास तो खुद ISS ही है। यह पृथ्वी के निकटतम तट से लगभग 2688 किलोमीटर दूर है। पिटकेर्न द्वीप समूह का डूसी द्वीप, जो कि एक एटॉल है, आधिकारिक तौर पर इससे सबसे पास का स्थान है। लोग अक्सर मानते हैं कि पॉइंट नीमो का नाम फिल्म फाइंडिंग नीमो पर आधारित है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका नाम जूल्स वर्ने की 20,000 लीग्स अंडर द सी के प्रसिद्ध पनडुब्बी नाविक कैप्टन नीमो के नाम पर रखा गया है। नीमो नाम लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है कोई आदमी नहीं। एक क्रोएशियाई सर्वेक्षण इंजीनियर थे, नाम था रोजे लुकाटेला। इन्होंने 1992 में इस क्षेत्र का ये नाम रखा था। चूंकि यहाँ कोई नहीं रह रहा है और संयोग से यहाँ जैविक रूप से भी बहुत विविधता नहीं पाई जाती, इसलिए किसी भी उपग्रह को नियंत्रित तरीके से क्रैश कराने के लिए पॉइंट नीमो सबसे उपयुक्त स्थान है। आपको बता दें कि अभी तक लगभग 250 से 300 अंतरिक्ष यान की पॉइंट नीमो में कब्र है।
रूस की MIR अंतरिक्ष प्रयोगशाला, जिसका वजन 120 टन था, पॉइंट नीमो पर ऊपर से नीचे गिरने वाली अब तक की सबसे बड़ी वस्तु थी। यह क्रैश 2001 में हुआ था। अब सवाल यह आता है कि क्या इसका कोई पर्यावरणीय प्रभाव है। देखिए, अंतरिक्ष यान कब्रिस्तान से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में कई चिंताएं व्यक्त की गई हैं। विशेषज्ञ अक्सर कहते रहे हैं कि इससे दक्षिण प्रशांत महासागर के निर्जन क्षेत्र में समुद्री प्रजातियां खतरे में पड़ सकती हैं। हालांकि वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान को डिजाइन करते समय पर्यावरण के अनुकूल घटकों का चयन करने की समस्या से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने कहा है कि भविष्य में अधिकांश अंतरिक्ष यान कम तापमान पर पिघलने वाली सामग्रियों का उपयोग करके नष्ट होने के लिए डिजाइन किए जाएंगे, जिससे उनके पुनः प्रवेश और पृथ्वी की सतह पर उतरने की संभावना काफी कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए नासा और ESA टाइटेनियम से एल्यूमिनियम ईंधन टैंक की ओर बढ़ रहे हैं। हाल ही में माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। माल्टा के स्थायी सचिव क्रिस्टोफर कटजार ने आज नई दिल्ली में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर दस्तखत किए। चलिए माल्टा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। देखिए, माल्टा को आधिकारिक तौर पर माल्टा गणराज्य कहा जाता है। कहाँ सिचुएटेड है ये देश? ये दक्षिणी यूरोप में एक द्वीप देश है और यह भूमध्य सागर में स्थित है। इटली के सिसिली द्वीप के दक्षिण में और ट्यूनीशिया और लीबिया के उत्तर में स्थित है। देश की राजधानी है वैलेटा। यह क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से यूरोपीय संघ की सबसे छोटी राष्ट्रीय राजधानी है। यहाँ की आधिकारिक भाषाएं माल्टीज और अंग्रेजी हैं। एक खास बात यह है कि माल्टीज यूरोपीय संघ की एकमात्र सिमेटिक भाषा है। चलिए थोड़ा सा सिमेटिक भाषा के बारे में बात करते हैं। देखिए, वर्गीकरण के तहत विद्वानों ने दुनिया की संपूर्ण भाषा को भौगोलिक आधार पर 4 खंड में विभाजित किया है। ये हैं अमेरिकी खंड, अफ्रीकी खंड, यूरेशियाई खंड और प्रशांत महासागर की खंड। यूरेशिया खंड के तहत 10 भाषा परिवारों को रखा गया है। उसी में से एक है सेमेटिक और हेमेटिक। इसी को हिंदी में सामी हामी भाषा परिवार कहते हैं। इसी से रिलेटेड एक कहानी है। सेम और हेम 2 भाई थे। ये दोनों भाई नोह के पुत्र थे। जानकारी के लिए बता दें, नोह एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। अरब, सीरिया आदि के लोग सेम को अपना आदि पुरुष यानी पूर्वज मानते हैं, जबकि मिस्र और इथोपिया आदि के लोग हेम को अपना पूर्वज मानते हैं। सेमेटिक भाषाएं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका में तो बोली ही जाती हैं। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी इसके बोलने वालों की संख्या ठीक ठाक है। पूरी दुनिया में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोग इस भाषा को बोलना जानते हैं। वहीं हामी अफ्रीका के लीबिया, सोमालीलैंड और इथोपिया प्रदेशों में फैली हुई है। इस भाषा के बोलने वाले अफ्रीका के दक्षिणी और मध्य भाग में भी फैले हैं। देखिए, माल्टा लगभग 5900 ईसा पूर्व से बसा हुआ है। चूंकि यह भूमध्य सागर के केंद्र में स्थित है, तो इस कारण से ऐतिहासिक रूप से इसे एक नौसैन्य अड्डे के रूप में महान रणनीतिक महत्व दिया गया है। इस वजह से कई शक्तियों ने इस पर शासन किया, जिनमें फोनिशियन और कार्थागिनियन, यूनानी, रोमन, अरब शामिल थे। माल्टा मध्य युग में अरब शासन के तहत मुख्य रूप से एक मुस्लिम देश था। 1813 में माल्टा एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया, जो ब्रिटिश भूमध्य सागरीय बेड़े के मुख्यालय के रूप में कार्यरत था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे धुरी राष्ट्रों ने घेर लिया था और यह उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर में अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी आधार था। ब्रिटिश संसद ने 1964 में माल्टा स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया और बाद में देश 1974 में एक गणतंत्र बन गया। आजादी के बाद से यह राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य राज्य रहा है और 2004 में यूरोपीय संघ में शामिल हो गया। इसी के साथ यह 2008 में यूरोजोन मौद्रिक संघ का हिस्सा बन गया। आपको बता दें कि माल्टा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से इटली और विशेष रूप से सिसिली से निकटता से जुड़ा है, जहां 62 से 66% माल्टीज लोग इतालवी भाषा बोलते हैं या इसका महत्वपूर्ण ज्ञान रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। देखिए, मनुष्य ने सदियों से सूर्य की ऊर्जा का उपयोग किया है। भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास स्थित अधिकांश देशों को पूरी दुनिया की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी के साथ पिछले कुछ दशकों में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए कई वैश्विक प्रयास देखे गए हैं और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर ISA की कल्पना की गई थी।
आईएसए को 2015 में भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयासों से 21वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP21 के दौरान लॉन्च किया गया था। आईएसए का मुख्यालय भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए राष्ट्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। इसमें ऐसे देश शामिल हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हैं। इन देशों को सनशाइन देश भी कहा जाता है। ये सभी देश सौर संसाधन संपन्न देश हैं। इसका मकसद सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव लाना है। इस संगठन का प्राथमिक लक्ष्य जीवाश्म ईंधन से सौर ऊर्जा में बदलाव में तेजी लाना है। वर्ष 2020 में इसके फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन के साथ अब सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश आईएसए में शामिल होने के लिए पात्र हो गए हैं। आईएसए की एक रणनीति है, नाम है टुवर्ड्स 1000। आईएसए इसी के द्वारा निर्देशित है। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा समाधानों में 1000 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना है। स्वच्छ ऊर्जा समाधानों का उपयोग करके 1000 मिलियन लोगों तक ऊर्जा पहुंच प्रदान करना इसका मकसद है और 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना करना है। आपको बता दें, इससे प्रत्येक वर्ष 1000 मिलियन टन CO2 के वैश्विक सौर उत्सर्जन को कम करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ असेंबली आईएसए की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश का प्रतिनिधित्व होता है। यह निकाय आईएसए के फ्रेमवर्क समझौते के कार्यान्वयन और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कार्यों से संबंधित निर्णय लेता है। खबर आई है कि भगवान बुद्ध के 20 अवशेषों में से 4 को 1 महीने की प्रदर्शनी के लिए थाईलैंड ले जाया जा रहा है। ये अवशेष 1 सदी से भी अधिक समय पहले प्राप्त हुए थे। ये अवशेष बहुत डेलिकेटेड हैं, इसलिए इस प्रदर्शनी को अवशेषों की एक दुर्लभ विदेश यात्रा कहा जा रहा है। खास बात यह है कि बुद्ध अवशेषों के साथ साथ मध्य प्रदेश के सांची में संरक्षित उनके 2 शिष्यों के अवशेष भी प्रदर्शन के लिए थाईलैंड भेजे जा रहे हैं। ये पहली बार होगा जब भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेषों को एक साथ प्रदर्शित किया जाएगा। ये आयोजन विदेश मंत्रालय, थाईलैंड में भारतीय दूतावास, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। आपको बता दें कि भगवान बुद्ध के अवशेष राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित हैं। ये अवशेष पुरावशेषों और कला खजानों के AA कैटेगरी में आते हैं, यानी ये अति दुर्लभ माने जाते हैं। AA कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए और उनकी नाजुक प्रकृति को देखते हुए अवशेषों को आमतौर पर प्रदर्शनी के लिए भारत से बाहर नहीं ले जाया जाता। आखिरी बार इन्हें 2022 में मंगोलिया में प्रदर्शनी के लिए विदेश भेजा गया था, लेकिन संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि अवशेषों की थाईलैंड में प्रदर्शनी थाई सरकार के विशेष अनुरोध पर आयोजित की जा रही थी। अवशेषों को भारतीय वायुसेना के एक विशेष विमान में राज्य अतिथि के रूप में थाईलैंड ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय संग्रहालय के अवशेषों को कपिलवस्तु अवशेष के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें 1898 में बिहार के एक स्थल से बरामद किया गया था, जिसे कपिलवस्तु का प्राचीन शहर माना जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर के पास पिपराहवा में स्तूप स्थल पर एक ताबूत पाया गया था। इस पर जो भी कुछ लिखा था उससे पता चला है कि यह कपिलवस्तु से रिलेटेड है। ताबूत में बुद्ध और उनके समुदाय शाक्य के अवशेष पाए गए थे। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में चर्चा में आए माल्टा गणराज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। माल्टा काला सागर में स्थित एक द्वीप देश है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? 21वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP21 के दौरान, COP22 के दौरान, COP23 के दौरान, या फिर COP24 के दौरान? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 109, 110, 111 या फिर 112? सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110। अगला सवाल था, मध्यकालीन ग्रंथ युक्तिकल्पतरु के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस ग्रंथ में वास्तुशास्त्र के साथ साथ कई वैज्ञानिक यंत्रों और इसके उपयोग का जिक्र मिलता है। इस ग्रंथ को राजा भोज द्वारा लिखा गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, कोई भी नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है। एक कहावत है, लड़ाई किसी और की, फायदा किसी और का। आपने रियल लाइफ में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे जब किन्हीं दो के बीच की लड़ाई में मलाई किसी और को खाने को मिल जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी ऐसा अक्सर होते रहता है।
इसका ताज़ा उदाहरण है हमारी ये खबर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके प्यार से ही हम और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो आइए शुरुआत की जाए। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने पिछले कुछ महीनों में यमन के हौतियों के बारे में हर जगह सुना होगा। यह ईरान द्वारा समर्थित एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसने इजराइल के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और देशों की नाक में धनिया बो दिया है, मतलब परेशान करके रख दिया है। आपको याद होगा कि पिछले साल अक्टूबर में इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत हुई। युद्ध जैसे ही आगे बढ़ता गया, हमास की हालत टाइट होने लगी और हमास और फिलिस्तीनियों के प्रति समर्थन दिखाने के लिए यमन के हौतियों ने अपनी कमर कस ली और ये लाल सागर मार्ग में इजराइल या इजराइल से रिलेटेड कमर्शियल शिपिंग जहाज़ों को निशाना बनाने लगे। ये ग्रुप लाल सागर का लाल बदमाश बना हुआ बैठा है और लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाज़ों पर हमले करके पूरी दुनिया की एक महत्वपूर्ण सप्लाई चेन को तोड़कर रख दिया है। जाहिर है कि इन हमलों से पूरी दुनिया में वैश्विक समुद्री वाणिज्य के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। आप खुद ही सोचिए कि लाल सागर समुद्री मार्ग वैश्विक कंटेनर यातायात का 30% और वैश्विक व्यापार का 12% है। अगर इस रूट में अड़चनें आएंगी तो जाहिर है कि समुद्री व्यापार पर निर्भर देश और कंपनियों की सांसें फूल जाएंगी और दिल घुटनों में आ जाएगा। भारत के संदर्भ में बात करें तो यूरोप के साथ भारत का लगभग 80% व्यापार इसी मार्ग से होकर गुजरता है। अब जहाज करें तो करें क्या? हमलों से बचने के लिए लगभग 95% कमर्शियल शिपिंग जहाज़ों ने रास्ता बदल लिया। इन जहाज़ों को पूर्व से पश्चिम तक पहुंचने के लिए अफ्रीका के आसपास लंबा रास्ता चुनना पड़ता है या सुएज नहर के माध्यम से सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए पास के बंदरगाहों पर इंतजार करना पड़ता है। फिलहाल ये जहाज साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के आसपास से एक बड़ा सा चक्कर लगाकर यूरोप पहुंच रहे हैं। रास्ता बदलने से 4000 से 6000 समुद्री मील की दूरी बढ़ गई है और 14 से 20 दिन का समय अब ज्यादा लग रहा है। इसके और भी गंभीर परिणाम आ रहे हैं, जैसे माल ढुलाई की परिवहन लागत बढ़ गई, जहाजों का बीमा प्रीमियम बढ़ गया और समय भी बढ़ गया। इन बढ़ी हुई शिपिंग लागत से कुल मिलाकर आयातित वस्तुओं की लागत में काफी वृद्धि हो सकती है और खामियाजा भुगतना पड़ता है हम और आप जैसे मासूम लोगों को। लेकिन युद्ध के कारण इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इजराइल में सामान कैसे लाया जाए, क्योंकि इजराइल एक तटीय राज्य है और अधिकांश सामान समुद्र के रास्ते ही आते हैं। लेकिन समस्याओं के साथ एक खास बात यह होती है कि हर समस्या के साथ समाधान भी साथ साथ ही आता है। बस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ता है, चाहे पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल। इसी समाधान की तलाश में निकली इजरायली परिवहन मंत्री मिरी रेगेव ने हाल ही में समुद्री व्यापार के लिए एक वैकल्पिक रास्ते की घोषणा की है। अब भारत के लिए ये खबर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इस वैकल्पिक मार्ग में गुजरात का मुंद्रा पोर्ट भी शामिल है। चलिए समझते हैं कि ये नया मार्ग कैसा रहने वाला है। इस नए रास्ते के तहत भेजा जाने वाला माल मुंद्रा पोर्ट से संयुक्त अरब अमीरात के बंदरगाहों जैसे दुबई के जेबल अली बंदरगाह तक समुद्र के रास्ते जाता है और फिर जमीन के रास्ते सऊदी अरब और जॉर्डन से होते हुए इजराइल तक जाता है। मतलब रास्ते में जल भी शामिल है और थल भी। इसमें भूमि परिवहन का एक बड़ा हिस्सा ट्रकों पर किया जाएगा। इजरायली और अरब मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार इन ट्रकों का संचालन 2 शिपिंग कंपनियों, इजराइल की ट्रकनेट और यूएई की प्योर ट्रांस द्वारा किया जाएगा। इस नए रास्ते से इजराइल के लिए यात्रा के समय और लागत में काफी कमी आएगी और यह सऊदी अरब और जॉर्डन के लिए राजस्व उत्पन्न भी करेगा। हाँ, लेकिन इस रूट की लिमिटेशन ये है कि ट्रक एक जहाज की तुलना में बहुत कम माल ले जा सकते हैं और इस कारण व्यापार थोड़ा सीमित तो जरूर होगा। लेकिन कहावत है ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन यहाँ आप ये मत समझिएगा कि इस भूमि मार्ग के बारे में अचानक से सोचा गया है, बल्कि पिछले कुछ समय से इस पर काम ऑलरेडी चल रहा था। आपको याद दिला दें, भूमि गलियारा पहली बार 2020 में अब्राहम समझौते के समय प्रस्तावित किया गया था। इसका मकसद इजराइल और कुछ अरब राज्यों के बीच संबंधों को सामान्य बनाना था। जाते जाते एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसी तरह का मार्ग भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा आईमेक में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लक्ष्य भारत को मध्य पूर्व के रास्ते यूरोप से जोड़ना है, लेकिन इसका अंतिम स्वरूप अभी तय नहीं हुआ है और गाजा युद्ध के कारण इसकी प्रगति में बाधा उत्पन्न हो गई है। अब जरा इमेजिन कीजिए कि एलॉन मस्क की स्पेसएक्स ने भारत के श्रीनाथ रविचंद्रन की अग्निकुल प्राइवेट स्पेस कंपनी के साथ हाथ मिला लिया है। दोनों कंपनियों की मैन पावर, स्किल्स, टेक्नोलॉजी और पैसा अगर साथ में मिल गए
तो एक अलग ही सिनेरियो देखने को मिलेगा। नए इनोवेशन, नए मिशन और नई सफलताएं देखने को मिलेंगी। ये तो सिर्फ एक ही उदाहरण है। अब जल्द ही पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियां भारतीय स्पेस एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने वाली हैं। सवाल है कि ऐसा क्यों होने वाला है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी खबर आई है। दरअसल केंद्र सरकार ने एफडीआई नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस कदम से अब अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश तक की अनुमति मिल जाएगी। आपको बता दें, एफडीआई नीति में संशोधन के चलते अब दुनिया भर के निवेशक अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय कंपनियों में निवेश करने के लिए खिंचे चले आएंगे। फिलहाल मौजूदा एफडीआई नीति के हिसाब से उपग्रहों की स्थापना और संचालन में केवल सरकारी अनुमोदन मार्ग के माध्यम से एफडीआई की अनुमति है। लेकिन अब भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्न उपक्षेत्रों या गतिविधियों के लिए एफडीआई सीमाओं को काफी उदार कर दिया है और अंतरिक्ष क्षेत्र पर एफडीआई नीति को आसान बना दिया है। इससे एक फायदा यह भी होगा कि भारतीय कंपनियां सरकार की मेक इन इंडिया, MII और आत्मनिर्भर भारत पहल को प्रोत्साहित करते हुए देश के भीतर ही अपनी विनिर्माण फैसिलिटी स्थापित कर सकेंगी। आगे बढ़ने से पहले कुछ पेचीदा टेक्निकल टर्म्स को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझिए कि एफडीआई क्या होता है। देखिए, किसी एक देश के व्यक्ति या कंपनी द्वारा किसी दूसरे देश में व्यावसायिक गतिविधियों में किए गए निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। इसके तहत निवेश की मात्रा कंपनी की कुल हिस्सेदारी में 10% से अधिक होती है। ध्यान दीजिए कि यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से अलग है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में विदेशी इकाई केवल किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदती है, लेकिन एफडीआई केवल फंड का ट्रांसफर नहीं होता। एफडीआई से प्रौद्योगिकी, ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता भी ट्रांसफर होती है। एफडीआई में विदेशी इकाई का कंपनी के दिन प्रतिदिन के संचालन में दखल होता है। देखिए, एफडीआई के तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं, जैसे किसी दूसरे देश में एक सहायक कंपनी की स्थापना करना, किसी मौजूदा विदेशी कंपनी का विलय अथवा अधिग्रहण करना और किसी विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम साझेदारी करना। आइए अब इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे बीमा सेक्टर में HDFC अर्गो कंपनी बीमा प्रोवाइड कराती है। इसमें अर्गो जर्मनी की बीमा कंपनी है और इसने HDFC इंश्योरेंस कंपनी में 49% की हिस्सेदारी खरीदी है। इस प्रकार यह एफडीआई का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। आपको बता दें, एफडीआई किसी देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण गैर ऋण मौद्रिक स्रोत है। अब ये भी समझिए कि एफडीआई आता कैसे है। इसका पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। भारत में मुख्यतः ऐसे 2 तरीके हैं जिनके माध्यम से एफडीआई भारत में आता है। पहला है स्वचालित या फिर ऑटोमेटेड मार्ग। इसमें विदेशी इकाई को सरकार या आरबीआई की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। इसके उदाहरण हैं चिकित्सा उपकरण, थर्मल पावर, बीमा, रेलवे का बुनियादी ढांचा, बंदरगाह और शिपिंग इत्यादि में एफडीआई। दूसरा रूट है सरकारी रूट। सरकारी मार्ग के चलते विदेशी इकाई को अनिवार्य रूप से सरकार की मंजूरी लेनी होगी। इसे विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल के माध्यम से आवेदन दाखिल करना चाहिए, जो एकल खिड़की निकासी की सुविधा प्रदान करता है। इसके बाद यह आवेदन संबंधित मंत्रालय या विभाग को भेज दिया जाता है, जो DPIIT के साथ परामर्श के बाद आवेदन को मंजूरी या फिर अस्वीकार कर देता है। इसके उदाहरण हैं प्रसारण सामग्री सेवाएं, बैंकिंग और सार्वजनिक क्षेत्र, प्रिंट मीडिया, मल्टी ब्रांड, खुदरा व्यापार इत्यादि। ध्यान रखिए कि ऑटोमेटिक रूट की तरह सरकारी रूट भी 100% एफडीआई की अनुमति देता है। इसके अलावा कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जहां किसी भी तरह का एफडीआई पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जैसे परमाणु ऊर्जा उत्पादन, लॉटरी, कोई भी जुआ या सट्टेबाजी का व्यवसाय, आवास और रियल एस्टेट, सिगार, सिगरेट या कोई भी संबंधित तंबाकू उद्योग आदि। अब चलते हैं वापस अपनी खबर पर। अब सरकार ने उपग्रह उपक्षेत्र को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है, जैसे उपग्रह विनिर्माण और संचालन, सैटेलाइट डेटा उत्पाद और ग्राउंड सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट में स्वचालित मार्ग के तहत 74% तक एफडीआई हो सकता है। लेकिन 74% से अधिक इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी। ऐसे ही लॉन्च वाहन और संबंधित सिस्टम या सब सिस्टम अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने और प्राप्त करने के लिए स्पेस पोर्ट के निर्माण से रिलेटेड सेगमेंट के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 49% तक एफडीआई हो सकेगी। लेकिन 49% से ज्यादा के लिए क्या करना होगा? सरकारी मंजूरी लेनी पड़ेगी। और अंत में उपग्रहों, ग्राउंड सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट के लिए घटकों और प्रणालियों या उप प्रणालियों के निर्माण के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक एफडीआई का प्रावधान किया गया है।
चलिए बढ़े आगे। हाल ही में गन्ना किसानों को लेकर एक बड़ी खबर आई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP में 8% की वृद्धि का निर्णय लिया गया। लोकसभा चुनावों के पहले लिए गए इस डिसीजन को राजनीतिक विशेषज्ञ सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। ये डिसीजन अप्रत्याशित भी है क्योंकि सामान्यतः सरकार द्वारा जून में FRP की घोषणा की जाती है। इसका कारण यह है कि चीनी सीजन की शुरुआत अक्टूबर से होती है, जैसे पिछले साल 28 जून 2023 को गन्ने की FRP में वृद्धि को मंजूरी दी गई थी। आपको बता दें, कैबिनेट समिति द्वारा दी गई मंजूरी के चलते चीनी मिलें गन्ने की FRP के 10.25% की रिकवरी पर 340 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान करेंगी। वहीं रिकवरी में प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के साथ किसानों को 3 रुपये 32 पैसे की अतिरिक्त कीमत मिलेगी, जबकि वसूली में 0.1% की कमी पर समान राशि की कटौती की जाएगी। हालांकि गन्ने का न्यूनतम मूल्य 315 रुपये 10 पैसे प्रति क्विंटल है, जो 9.5% की रिकवरी पर है। भले ही चीनी की रिकवरी कम हो, किसानों को 315 रुपये 10 पैसे प्रति क्विंटल की दर से FRP का आश्वासन दिया जाता है। इसको आप छोटी मोटी बात मत समझिए, ये गन्ने की ऐतिहासिक मूल्य वृद्धि है जो चालू सीजन 2023-24 के लिए गन्ने की FRP से लगभग 8% अधिक है। सरकार के अनुसार संशोधित FRP 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। इसके साथ ही सरकार ने यह दावा किया है कि गन्ने की लागत से 107% अधिक FRP के कारण गन्ना किसानों की समृद्धि सुनिश्चित होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत पहले से ही दुनिया में गन्ने की सबसे ज्यादा कीमत चुका रहा है और इसके बावजूद सरकार भारत के घरेलू उपभोक्ताओं को दुनिया की सबसे सस्ती चीनी सुनिश्चित कर रही है। इसके साथ ही आपको यह जानकर खुशी भी होगी कि केंद्र सरकार के इस फैसले से 5 करोड़ से अधिक गन्ना किसानों यानी परिवार के सदस्यों सहित और चीनी क्षेत्र से जुड़े लाखों लोगों को फायदा होने वाला है। इस कदम को सरकार के किसानों की आय दोगुनी करने की गारंटी के रूप में समझा जा रहा है। आपको पता ही है कि पंजाब हरियाणा में किसान फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर पिछले 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों तथा सरकार के बीच 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। आखिरी दौर की बातचीत में सरकार ने अगले 5 साल के लिए केवल 5 फसलों को कानूनी गारंटी देने का प्रस्ताव किसानों के सामने रखा था, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया। इसके बाद से अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार और किसानों के बीच टकराव बढ़ सकता है। माना जा रहा है कि इसी दबाव में सरकार ने वक्त से पहले FRP की घोषणा कर दी है। खैर, कारण चाहे जो भी हो, सरकार के इस कदम से एक बात तो तय है कि गन्ना किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आएगी। चलिए अब जरा कुछ और खबरों पर गौर कर लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के बरासत में एक रैली को संबोधित करेंगे और संदेश खाली में उत्पीड़ित महिलाओं से मिलेंगे। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST की टीम भी संदेश खाली जा रही है। ऐसी और भी कई खबरें आ रही हैं जिसमें बार बार संदेश खाली का जिक्र हो रहा है, तो बिना देरी किए आइए समझते हैं संदेश खाली चर्चा में क्यों है और मामला है क्या। पहले संदेश खाली को समझते हैं। संदेश खाली पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना उत्तर 24 परगना जिले के सुंदरबन डेल्टा में एक छोटा सा द्वीप है। संदेश खाली सुंदरबन डेल्टा के सैकड़ों द्वीपों में से एक है जहां गंगा मेघना ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह द्वीप मछली पालन के लिए आदर्श है। 2011 की जनगणना में संदेश खाली वन ब्लॉक में लगभग 49% हिंदू, 30% मुस्लिम और 15% ईसाई दर्ज किए गए। गैर मुस्लिम आबादी का लगभग 30% अनुसूचित जाति यानी SC और 26% अनुसूचित जनजाति थे। संदेश खाली द्वीप में अधिकतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसान और मछुआरे रहते हैं। संदेश खाली एक समय तेभागा आंदोलन जो कि 1946-47 के बीच चला, इसका गढ़ भी रहा है, जहां किसानों ने कृषि उत्पादन में बड़े हिस्से के लिए आंदोलन किया था। बाद में संदेश खाली 2010 के दशक तक CPI-M का गढ़ था। 2011 में वामपंथियों की हार के बाद यहां चीजें बदल गईं। 2016 तक TMC इस क्षेत्र में प्रमुख ताकत बन चुकी थी। खास तौर पर संदेश खाली की मुस्लिम आबादी TMC का एक प्रमुख वोट बैंक थी। यही एंट्री होती है संदेश खाली मामले के मुख्य किरदार की। नाम है शेख शाहजहां। शेख शाहजहां 2013 में पार्टी में शामिल हुए थे। सत्ता दल के संरक्षण में
इसने किसानों की जमीनों को हड़पना शुरू किया। संदेशखाली के लोगों का दावा है कि शाहजहां शेख और उसके साथियों ने संदेशखाली में हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है और वहां वे मछली पालन करते हैं। जिन लोगों ने भी विरोध किया उन्हें कथित तौर पर निशाना बना दिया जाता था। शाहजहां और उसके गुंडों का आतंक इतना था कि पुलिस भी इनके इलाके में नहीं घुसती थी। इस मामले की शुरुआत हुई थी ईडी की छापेमारी से। दरअसल 5 जनवरी को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम संदेशखाली गई थी शेख शाहजहां के घर पर छापा मारने के लिए। शेख शाहजहां पर राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में घोटाले का आरोप लगा था। इसी के जांच के संबंध में ईडी पहुंची संदेशखाली। फिर आगे शाहजहां के समर्थकों ने ईडी टीम पर हमला कर 3 अधिकारियों को घायल कर दिया और शाहजहां वहां से फरार हो गया। शाहजहां पर यौन शोषण और जमीन कब्जा करने के भी कई आरोप लगे हैं। लोगों में शाहजहां के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा था। विरोध में इलाके में आगजनी हुई, धारा 144 लगाई गई और राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन तक लगाने की सिफारिश कर दी। सीपीआईएम की दिग्गज नेता बृंदा करात ने भी दौरा किया और कहा कि स्थानीय टीएमसी नेता संदेशखाली में आतंक का शासन चला रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 15 फरवरी को राज्य विधानसभा को बताया कि भाजपा ने संदेशखाली में हिंसा को भड़काने के लिए लोगों को ले आई थी और भाजपा और आदिवासी एसटी बनाम अल्पसंख्यकों मुस्लिम की लड़ाई गढ़ी गई थी। कुल मिलाकर संक्षेप में संदेशखाली की कहानी यही है। कमेंट करके बताइए इस बारे में आपकी क्या राय है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, भारत के पहले स्वदेशी जासूसी उपग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारतीय कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड यानी टीएसएल द्वारा डेवलप किया गया है। इस उपग्रह को अप्रैल में स्पेसएक्स रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। कथनों में सही कौन सा है बताना है आपको, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, कोई भी कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में आई शोम्पेन जनजाति भारत के किस स्थान से रिलेटेड है? झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या फिर अंडमान और निकोबार? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, हाल ही में चर्चा में आए माल्टा गणराज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। माल्टा काला सागर में स्थित एक द्वीप देश है। ऊपर दिए गए से कथनों में से बताना था कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, कोई भी सही नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? 21वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के दौरान यानी COP21 के दौरान, COP22 के दौरान, COP23 के दौरान या फिर COP24 के दौरान? और सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। हाल ही में खबर आई है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण CGWA की क्लास लगा दी। दरअसल एनजीटी के चेयरमैन और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने एक रिपोर्ट के आधार पर एक मामले का स्वतः संज्ञान लिया। रिपोर्ट में कहा गया था कि देश के 25 राज्यों में 230 जिलों के ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक मौजूद है, जबकि 27 राज्यों के 469 जिलों के ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड की समस्या मौजूद है। इस पर एनजीटी ने यह पाया कि देश के अलग अलग इलाकों के ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक और फ्लोराइड की समस्या बढ़ती जा रही है और इस समस्या का समाधान केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की ओर से नहीं किया जा रहा। आपको ये पता होना चाहिए कि आर्सेनिक और फ्लोराइड जहरीले तत्व होते हैं। पीठ ने कहा कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को साफ तौर पर यह बताना चाहिए कि किन जगहों पर ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक और फ्लोराइड की समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं या फिर वहां के लोगों को वैकल्पिक पेयजल मुहैया कराया जा रहा है। एनजीटी ने यह माना कि इन तत्वों का मानव शरीर पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ता है। बावजूद इसके CGWA आर्सेनिक और फ्लोराइड रिमूवल प्लांट इन इलाकों में नहीं लगा पाया। क्या आपको पता है कि केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण का गठन पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत किया गया है? कई सारे स्टूडेंट्स केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण के नाम से यह अंदाजा लगा बैठते हैं कि इसका गठन जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1974 के तहत हुआ होगा और एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत कराते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण का मकसद देश में भूजल विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण करना है। आपको यह भी बता दें कि CGWA के पास देश में कुल 16 केमिकल लेबोरेटरीज हैं। इन 16 लैब के जरिए हर साल करीब 27,500 से 32,500 पानी के नमूनों की जांच की जाती है। ये लैब 15 प्रमुख केमिकल पैरामीटर्स की जांच करते हैं। इनमें pH, EC, कैल्शियम, मैग्नीशियम, टोटल हार्डनेस, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, CO3, HCO3, SO4,
PO4 और हैवी ट्रेस एलिमेंट्स जैसे आयरन, मैग्नीज, कॉपर, कैडमियम, क्रोमियम, लेड, आर्सेनिक और यूरेनियम की जांच होती है। वहीं पीठ ने यह भी गौर किया कि दिल्ली की कुछ लैब में सैंपल टेस्टिंग सुविधा नहीं है। क्या आपके मन में सवाल आ रहा है कि ग्राउंड वाटर कैसे खराब हो जाता है? देखिए, पृथ्वी की सतह पर कई मानवीय गतिविधियां चलती रहती हैं। मनुष्यों ने विकास के चरण में तरह तरह के केमिकल बनाए हैं जो आपके टूथपेस्ट से लेकर शैम्पू से लेकर पेंट, ऑयल, खाद सब में पाए जाते हैं। गौर से देखिए, हम चारों तरफ से केमिकल से घिरे हैं। इसी तरह जब औद्योगिक, शहरी और कृषि अपशिष्टों से युक्त पानी रिस कर ग्राउंड वाटर से मिल जाता है तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। आपको बता दें, पूरी दुनिया के उपलब्ध साफ पानी की कुल मात्रा में ग्राउंड वाटर का हिस्सा लगभग 30% का है। वहीं ग्राउंड वाटर पूरी दुनिया के लगभग 1.5 बिलियन से अधिक लोगों के लिए पानी का प्राइमरी सोर्स है। इसलिए ग्राउंड वाटर की गुणवत्ता में कमी या मात्रा में कमी इंसानों के लिए खेती के साथ साथ दूसरी गतिविधियों के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। इसीलिए इसको साफ रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ हमारी मजबूरी भी है। चलिए अब ये देखते हैं कि ग्राउंड वाटर के पॉल्यूटेड होने से इंसानों में क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, अगर ड्रिंकिंग ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट की अधिक मात्रा पाई जाती है तो यह नवजात शिशुओं के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मीथेमोग्लोबिन बनाता है। ये मीथेमोग्लोबिन शिशुओं के शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन में एक अड़चन पैदा कर देता है और इससे नवजात शिशुओं की मौत तक हो जाती है। इस रोग को मीथेमोग्लोबिनेमिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। वही ड्रिंकिंग ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड की मात्रा अगर अधिक होती है तो फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिससे दांत और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और अगर ड्रिंकिंग ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक पाया जाता है तो इससे ब्लैक फुट नाम की स्किन डिजीज हो जाती है। इसके अलावा आर्सेनिक से डायरिया, हाइपर केरेटोसिस, पेरिफेरल न्यूरिटिस और फेफड़े या त्वचा का कैंसर तक हो सकता है। आप अगर नेशनल खबरों को रेगुलर बेसिस पर देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि भारत की एक सरकारी एजेंसी हमेशा सुर्खियों में रहती है और ये एजेंसी है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI। हाल ही में CBI पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में रेड मारने गई थी, लेकिन अभी हाल ही में CBI जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के भी पीछे पड़ी हुई है। CBI का मानना है कि जम्मू कश्मीर में एक खास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए जो ठेका दिया गया था उसमें कथित तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है और इस भ्रष्टाचार का लेना देना जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से भी है। बहरहाल, इस खास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का नाम है कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो आइए समझते हैं अपने काम की चीज, कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या है। कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बनाया जा रहा है। इसे 2019 में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। इसका निर्माण मौजूदा किरथाई 2 अपस्ट्रीम और क्वार डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजनाओं के बीच किया जा रहा है। इससे किश्तवाड़ जिले में पथरनक्की और कीरू गांवों के पास चिनाब नदी और सिंगाद और बेला स्ट्रीम्स के कन्वर्जेंस पॉइंट के पास डेवलप किया जाएगा। इसकी क्षमता 624 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 4,287.59 करोड़ रुपए की है। कीरू पनबिजली परियोजना की परिकल्पना एक रन ऑफ रिवर योजना के रूप में की गई है। इसमें चिनाब नदी के तल स्तर से 123 मीटर ऊंचा बांध होगा। इसके जलाशय में 41.5 मिलियन वर्ग मीटर पानी की भंडारण क्षमता होगी। परियोजना में अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए 700 मीटर लंबी घोड़े की नाल के आकार की एक डायवर्जन सुरंग भी होगी। कीरू प्रोजेक्ट के जरिए जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में सुलभता से बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। पूरे उत्तरी भारत और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग को पूरा करने में मदद करने के अलावा यह लघु और कुटीर उद्योगों को भी सहायता प्रदान कर सकता है। इसका वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की समय सीमा जुलाई 2025 है। अब ये भी जानते हैं कि कीरू जल विद्युत परियोजना का विकास कर कौन रहा है। इसका विकास चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। यह कंपनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी NHPC, जम्मू और कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी JKSPDC और पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन PTC का एक संयुक्त उद्यम है। इसमें NHPC और JKSPDC दोनों की हिस्सेदारी 49% है और शेष 2% PTC के पास है। आपको बता दें, बगलिहार चरण 1 जल विद्युत परियोजना, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना और सलाल 1 और 2 जल विद्युत परियोजना भी चिनाब नदी पर ही बनाई गई है।
चलिए आगे बढ़ें। 3 फरवरी 1966 यही वो तारीख थी जब पहली बार कोई अंतरिक्ष यान मून सरफेस पर लैंड किया था। इस अंतरिक्ष यान का नाम था लूना 9। यह अंतरिक्ष यान पूर्व सोवियत संघ ने भेजा था। इस सफल लैंडिंग के कुछ ही महीनों बाद यानी 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मून की सरफेस पर उतरता है और इसके साथ नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले आदमी बन जाते हैं। अपोलो 11 मिशन अमेरिका ने भेजा था। इसके बाद 1972 में अमेरिका चांद पर अपोलो 17 मिशन भेजता है और यह मिशन आज से ठीक एक दिन पहले तक अमेरिका का आखिरी चंद्र मिशन था। दरअसल आखिरी सफल अपोलो मिशन के 52 साल बाद आज अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी ने एक अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उतारा है। इस कंपनी का नाम है इंट्यूटिव मशीन्स और अंतरिक्ष यान का नाम है ओडिसियस। ओडिसियस का लैंडर मॉड्यूल, जिसे नोवा सी कहा जाता है, पिछले साल चंद्रयान 3 के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला दूसरा मॉड्यूल बन गया है। इस प्रकार इस कंपनी ने किसी भी निजी अंतरिक्ष कंपनी द्वारा चांद पर सबसे पहले अंतरिक्ष यान उतारने का एक रिकॉर्ड बना लिया है। आपको बता दें, चंद्रयान 3 और जापान के स्लिम लैंडर के बाद 1 साल के भीतर यह तीसरी चंद्रमा की लैंडिंग की घटना है। इस कंपनी की बात करें तो यह कंपनी महज 10 साल ही पुरानी है और यह अमेरिका के ह्यूस्टन में स्थित है। कंपनी द्वारा बनाया गया अंतरिक्ष यान ओडिसियस ने 15 फरवरी को पृथ्वी से उड़ान भरने के लिए एलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया। यह अंतरिक्ष यान नासा के 6 पेलोड भी अपने साथ चंद्रमा पर ले गया है। ओडिसियस की लैंडिंग चंद्रमा की खोज में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। इसका मकसद है चांद के साथ अन्य ग्रहों और डीप स्पेस में मनुष्य को पहुंचाने के लिए बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का निर्माण करना। यह अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा 1960 और 1970 के दशक की चंद्रमा लैंडिंग से बहुत अलग है। उस समय की चंद्रमा लैंडिंग अपने आप में ऐतिहासिक जरूर थी, लेकिन उस समय चंद्र संसाधनों के दोहन के लिए दूसरी तकनीकें उपलब्ध नहीं थी। हालिया लैंडिंग केवल चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान या मनुष्यों को उतारने के बारे में नहीं है, बल्कि बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था के निर्माण के बारे में है, जो चंद्रमा की अधिक सार्थक खोज को बढ़ावा देगा। यहां तक कि इसके उपयोग को अंतरिक्ष में बहुत आगे तक ले जाने की अनुमति देगा। दुनिया को एक बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। दरअसल दुनिया सार्वजनिक स्वास्थ्य विजय के कगार पर है, क्योंकि दुनिया से गिनी वर्म रोग का खात्मा होने वाला है। आपको बता दें, 1980 के दशक में इस बीमारी के चलते 35 लाख से अधिक मामले आए थे, लेकिन WHO की साप्ताहिक महामारी विज्ञान रिपोर्ट के अनुसार 2021 में ये मामले घटकर 14, 2022 में 13 और 2023 में सिर्फ 6 रह गए हैं। आइए जल्दी से जानते हैं इस बीमारी के बारे में। गिनी कृमि रोग GWD को ड्रैकुनलेसिस के नाम से भी जाना जाता है। यह परजीवी ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस के कारण होने वाला एक संक्रमण है। ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस एक गोल कृमि है, नेमाटोड है। आपको बता दें कि ड्रैकुनकुलस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा ड्रैगन। वहीं एक परजीवी एक ऐसा जीव है जो जीवित रहने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करता है। गिनी वर्म अपने आप में घातक नहीं है, लेकिन ये उन लोगों को कमजोर कर देता है जिन्हें यह संक्रमित करता है और उन्हें दैनिक कार्य करने में तकलीफ होने लगती है। देखिए, अफ्रीका के 3 देशों में गिनी कृमि रोग स्थानिक है। ये देश हैं सूडान, माली और इथोपिया। हालांकि दुनिया के अधिकांश हिस्सों में इस बीमारी को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अभी भी चाड, इथोपिया, माली और दक्षिण सूडान में इसके मामले मौजूद हैं। भारत की बात करें तो भारत ने एक सफल अभियान के माध्यम से 1990 के दशक के अंत में गिनी वर्म रोग को समाप्त कर दिया था और भारत सरकार को 2000 में WHO से गिनी वर्म रोग मुक्त देश का सर्टिफिकेट भी मिला था। अब सवाल यह आता है कि यह फैलता कैसे है। यह रोग गिनी कृमि के लार्वा युक्त पानी पीने से फैलता है। याद रखिए कि लार्वा कृमि के अपरिपक्व रूप होते हैं। ये लार्वा बड़े होकर ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस परजीवी बन जाते हैं। देखिए, इस रोग का कोई प्रारंभिक लक्षण नहीं है। अगर आप संक्रमित हो जाते हैं तो लगभग 1 वर्ष बाद छाले के रूप में एक दर्दनाक जलन होती है। यह छाले आमतौर पर पैरों पर होते हैं। फिर यह छाला फूट जाता है क्योंकि परजीवी कीड़ा कुछ हफ्तों में त्वचा से बाहर निकलना शुरू कर देता है। यह वर्म कभी कभी 1 मीटर तक लंबा भी हो सकता है। इस रोग की रोकथाम के लिए हमेशा साफ छना हुआ पानी पीना चाहिए या पानी उबाल कर पीना चाहिए। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी गिनी कृमि रोग का कारण है? ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस, लसिका फाइलेरिया, स्ट्राइंगुआइड स्ट्रेसोरेलिस या फिर नथोस्टोमाइसिस।
अगला सवाल है, हाल ही में परुवेता वार्षिक महोत्सव चर्चा में है। परुवेता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंध्र प्रदेश के अहोबिलम शहर में श्री नरसिम्हा स्वामी मंदिर में मनाया जाता है। इसे मॉक हंटिंग फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से सही चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, कोई भी सही नहीं। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, भारत के पहले स्वदेशी जासूसी उपग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको भारतीय कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है। इस उपग्रह को अप्रैल में स्पेसएक्स रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। सही कथनों को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला सवाल था, हाल ही में चर्चा में आई शोम्पेन जनजाति भारत के किस स्थान से रिलेटेड है? झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या फिर अंडमान और निकोबार? सही जवाब है ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।